Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today this is another lecture under our series Ancient and Medieval World Societies, जिसमें we are referring to IGNOU MA History फर्स्ट ईयर MHI 1 कोर्स, ठीक है, एज आर प्राइमरी सोर्स, जिसमें हम MA हिस्ट्री IGNOU का MHI 1 का जो कोर्स है उसको अपना प्राइम सोर्स रेफ़र कर रहे हैं. इसके बिना और भी डिफरेंट सोर्सेज रेफ़र किए गए हैं, तो ये आपके और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री उन सब में यूज़फुल रहेगा. ठीक है, इससे पहले भी हमारे जो लेक्चर्स आ रखे हैं उसमें हमने इग्नू के कॉरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग एंड पेस्टोरल नोमैडिज्म. तो ये थर्ड यूनिट है, ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर. तो आज हम ये देखेंगे और हम जो है मतलब हमारी क्या अप्रोच रहती है कि हम अपने लेक्चर्स में जो भी प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं साथ में. बिकॉज क्या है, इससे आपको थोड़ा आंसर राइटिंग का जो है एक वे आउट पता लगेगा. कई बार आपको कंटेंट पता होता है बट यू डोंट नो हाउ टू राइट दैट कंटेंट, राइट. वहाँ पे पेपर में एग्ज़ाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको, तो वो बड़ी बात होती है. तो वो हम साथ के साथ देखते रहते हैं. तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर जो है ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर. अब देखिए क्या होता है, इससे पहले जैसे हमने हंटिंग एंड गैदरिंग का फेज़ देखा था, राइट, पैलियोलिथिक एज. उसमें हमने बात की थी कि इंसान जो है वो फूड को गैदर कर रहा है, प्लांट्स को गैदर कर रहा है, ठीक है, मतलब एनिमल्स को हंट करता है, वो फूड को प्रोक्योर करता है. फिर उसके बाद जनरेशन बाय जनरेशन, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं हमें जो है नियोलिथिक एज में आने में, राइट. हमने बात की थी स्टोन एज जो है 3 फेजेस में डिवाइड होती है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक, राइट. तो पैलियोलिथिक में क्या था, जो ह्यूमन था वो हंटर और गैदरर था, फूड प्रोक्योर करता था, ठीक है. तो नियोलिथिक में क्या होता है, नियोलिथिक में जो ह्यूमन है वो एग्रीकल्चर करने लगता है, क्रॉप्स को ग्रो करने लग जाता है, तो वो फूड प्रोड्यूसर बन जाता है. तो एक ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम फूड प्रोक्योरमेंट टू फूड प्रोड्यूस, राइट. तो ये ट्रांजिशन जो है एकदम से नहीं हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है, स्लोली हुआ है. धीरे धीरे जो ह्यूमन है, इंसान है, उसने सीखा कि मैं कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकता हूँ, कैसे मैं प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकता हूँ. उसने अपने जो सराउंडिंग्स की नॉलेज गेन की, राइट. हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात की थी. उसने जो है जानवर पालने स्टार्ट किए, ठीक है. उसने समझा कि मैं कौन कौन से जानवर को पाल सकता हूँ, इनकी क्या फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है. फिर उसके बाद पेस्टोरल नोमैडिज्म का भी कल्चर देखा था हमने, राइट. तो अभी वही हुआ कि इंसान जो है अपने सराउंडिंग्स को समझ रहा था. फिर उसके बाद वो जो सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं कौन कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे क्या होता है कि मतलब वैसे तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हम डिटेल में देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे इवॉल्व हुआ. उसके लिए डिफरेंट थ्योरीज दी हैं स्कॉलर्स ने, डिफरेंट फैक्टर्स मैटर करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. तो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा था कि हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही है, राइट. तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे. तो हंटिंग एंड गैदरिंग से इतना जो है इंसान का गुजारा नहीं हो पा रहा था, ठीक है. हम पेस्टोरल नोमैडिज्म भी देखते हैं, जैसे पेस्टोरल नोमैडिज्म का कल्चर स्टार्ट होता है तो इंसान को अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन को मूव करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. तो कहीं ना कहीं उनको जो है अपनी जो सब्सिस्टेंस थी, अपने सब्सिस्टेंस के मीन्स थे, उनको वाइडन करना पड़ रहा था, ठीक है. हंटिंग एंड गैदरिंग से सिर्फ जो है उनका गुजारा नहीं हो रहा था. तो धीरे धीरे इसलिए उसको जैसे नॉलेज होने लगी, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए, राइट. ऐसे ही क्रॉप्स पे करने लगे, ठीक है. जैसे वाइल्ड में कोई ग्रास मिल रहा है, ठीक है, वाइल्ड में कोई क्रॉप ग्रो हो रही है अपने आप नेचुरली, तो उस पर ह्यूमन जो है एक्सपेरिमेंट करता था. क्या होता था कि अब जब गैदरिंग भी कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है वो कुछ भी गैदर करके खा लेगा, ठीक है. ये तो नहीं है, एडिबल होना चाहिए जो भी वो अपने लिए गैदर करके प्लांट प्रोड्यूस ला रहे हैं, ठीक है. ऐसी होनी चाहिए कि ह्यूमन को नुकसान नहीं करे, राइट. एडिबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए.
तो जो ह्यूमन है वो नॉलेज गेन कर रहा था कि कौन कौन से जो हैं प्लांट्स एडिबल हो सकते हैं। फिर मैं इस पे उन पे एक्सपेरिमेंट करता था, उनके कुछ ड्रॉबैक्स होते थे, हम आगे देखेंगे वो चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल वीट की बात आती है, तो वीट के पीछे बहुत स्टोरी है एक, मतलब कैसे हमने वीट ग्रो करना स्टार्ट किया, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है, हम देखेंगे आगे। तो ऐसे करके इंसान जो है एक्सपेरिमेंटेशन करने लगा था, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंट फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी थे, जिनसे जो है हम एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े। और आज अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, राइट। मतलब आपकी डेली लाइफ में आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, राइट, ग्रेन्स वगैरह, कुछ हमारी पल्सेस हैं, ठीक है। मतलब डायरी प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा हम जो है एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, राइट, ठीक है। तो आप कपड़े पहनते हैं, कॉटन भी आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है ना। तो ऐसे करके आज हम एग्रीकल्चर के बिना सोच ही नहीं सकते, मतलब एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया है। अगर इंडिया की बात करें, हमारी वैसे एम्प्लॉयमेंट भी अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, अगर हम ओवरऑल इंडिया देखते हैं। तो आज हम एग्रीकल्चर के बिना नहीं सोच सकते, बट ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। जो हमने बहुत ग्रेजुअल हमारा प्रोग्रेस हुआ है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग कल्चर टू एग्रीकल्चर, राइट। तो ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी, इसलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलिए क्या होता है अभी देखिए। वैसे तो ठीक है, हमने कहा कि हाँ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता था, ठीक है, और क्लाइमेटिक फैक्टर सब चीज़ें थी, बट जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं ना, ठीक है, वो इस चीज़ को अगर हम बात करें, जब वो रिसर्चेस वगैरह कर रहे थे तो वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ह्यूमन ने जो है मतलब अपने आप एक्सपेरिमेंट इतने लार्ज स्केल पे किया, ठीक है। तो वो बाय चॉइस जो है एग्रीकल्चर की तरफ मूव हो गया, बिकॉज वो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स है देन हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट। टूल्स भी आपको ज़्यादा चाहिए, आपके एफर्ट्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेबर लगती है एग्रीकल्चर में, है ना। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बाय चॉइस बाय इन्वेंशन जो है एग्रीकल्चर की तरफ ह्यूमन जो है बढ़ने लग गया, ठीक है। तो इसलिए वो अलग अलग थ्योरीज देते हैं कि क्या फैक्टर्स होंगे जिसने फोर्स किया होगा ह्यूमंस को टू मूव टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, ठीक है, टू मूव टूवर्ड्स सेटल्ड लाइफ, राइट। तो वो उन चीज़ों के बेस पे अलग अलग मॉडल्स देते हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जैसे पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो ही हमारा जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। नियोलिथिक एज होती है, इसको हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। नियोलिथिक रेवोल्यूशन एक तो सबसे बड़ा वही सिग्निफिकेंट चेंज कि अब हम फूड प्रोड्यूसर्स बन गए थे, राइट। बाकी फिर उसके बिना जो ये एग्रीकल्चर इन्वेंट हुआ, इसका सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है, ठीक है। डिफरेंट वेज में होता है। फॉर एग्जांपल सेटल कम्युनिटीज़ हैं, हाउसेस वगैरह अच्छे से बनने लगे, सोसाइटी बनने लगी। आगे आप देखेंगे किंगडम्स इमर्ज हो रहे हैं। जब सेटल्ड कम्युनिटीज़ बनी, सोसाइटीज़ बनी, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी, उसको देखने के लिए किंग, कोई रूलर जो है एग्जिस्ट करने लगा, राइट। तो ये सब चीज़ें डेवलप हुई, कहाँ से हुई? एग्रीकल्चर जो था मेन बेस बना इन चीज़ों का, ठीक है। तो अभी देखते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं जो बोलते हैं कि, मतलब मॉडल्स है अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर जो है इवॉल्व हुआ होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट एविडेंसेस। वो हमें ऐसे मॉडल्स देते हैं, वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी टू फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। हमने यही अभी जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी से फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, ठीक है, ये ट्रांजिशन को हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली इसमें जो अभी हम मॉडल्स की बात करने जा रहे हैं, तो वही आप जो है अपने आंसर में मेंशन करेंगे कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने ये मॉडल दिया है, ठीक है। तो इसमें हम ये बोल रहे हैं कि ये क्लाइमेट फैक्टर है वो मैटर कर रहा है, कोई बोलता है पॉपुलेशन मैटर कर रही थी, कोई बोलता है इनका सबका मिक्सचर था। तो यही चीज़ें हैं, ये हम अभी डिटेल में देख रहे हैं। तो देखिए आप ये फिगर में देख सकते हैं, मैंने एक फ़्लो चार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आप ऐसा फ़्लो चार्ट अपने एग्ज़ाम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या है, एग्जामिनर को, अब जैसे आपने मान लो ये क्वेश्चन आया आपको, आपने स्टार्टिंग में ही ये जो है फ़्लो चार्ट बना दिया,
तो आपके एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ इसका जो कंटेंट है इसको बच्चे को पता है कि इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें 3 मॉडल्स बहुत फेमस हुए हैं। क्लाइमेट स्ट्रेस मॉडल, ठीक है, इसमें क्लाइमेट को मेन फैक्टर माना गया है, एग्रीकल्चर जो है ओरिजिनेट हुआ उसके पीछे, राइट। फिर जो है डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन को मेन फैक्टर कंसीडर किया गया है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम्स मॉडल जो है, सिस्टम मॉडल्स अलग अलग फैक्टर्स को जो है कल्मिनेट करता है, ठीक है, कंबाइन करता है वो अलग अलग फैक्टर्स को। वो क्लाइमेट की बात भी करेगा, पॉपुलेशन की बात करेगा, ह्यूमन कल्चर की, ह्यूमन एलिमेंट की बात करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट जो है एलिमेंट्स को एनालाइज करता है सिस्टम मॉडल, और उसके बेस पे बताते हैं कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर जो है इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, एक तो ये था कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, ठीक है, कैसे हो गया, क्या हो गया, तो बहुत सारे डिफरेंट थ्योरीज आई, फिर किसी ने एक थ्योरी दी, दूसरे ने उसको चैलेंज किया, तो ये बहुत इस पर डिबेट्स हुई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट हमारी जो थ्योरी है उसके साथ। फर्स्ट हमारा ये जो है ऑयसिस थ्योरी आती है, ठीक है। मॉडल कौन सा है हमारा? क्लाइमेट स्ट्रेस मॉडल, जिसमें हमने बात की क्लाइमेट की, कि क्लाइमेट वुड बी द मेन फैक्टर, ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर एवोल्यूशन, राइट। तो क्या हुआ, अब जैसे ऑयसिस थ्योरी थी, ये पॉपुलराइज किसने की? ये बहुत एक फेमस स्कॉलर हैं गॉर्डन चिल्डे, ठीक है। गॉर्डन चिल्डे क्यों फेमस है? इन्होंने एक टर्म दिया है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। आपका नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे अगर इग्नू के अकॉर्डिंगली, तो नेक्स्ट चैप्टर पूरा न्यूलिथिक रेवोल्यूशन पे है, ठीक है। उसमें बताया कि कौन कौन से चेंजेस आए एग्रीकल्चर के बाद, उसका फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों टर्म दिया गया था? देखिए, एक तो ये हमने एग्रीकल्चर की बात की, उसके बाद जो चेंजेस थे बहुत बड़े चेंजेस थे, ठीक है। रेवोल्यूशन मतलब चाहे वो सडन नहीं थे तो ग्रेजुअल, बट इतने बड़े चेंजेस थे, तो गॉर्डन चिल्डे ने उनको नाम दिया, सब जो चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन्हें नाम दिया न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, राइट, ठीक है। तो ये ऑयसिस थ्योरी है, आपको थ्योरी का नेम याद रखना है, मॉडल रखना है, और गॉर्डन चिल्डे आपको ज़रूर मेंशन करने हैं, ठीक है। तो ये गॉर्डन चिल्डे क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि जब हमारा प्लिस्टोसीन वाला टाइम पीरियड था, राइट, जो मतलब पैलियोलिथिक के बाद, ठीक है, तो क्या होता है कि एकदम से क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर्स हाई हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, डेसिकेशन होने लग जाती है। और स्पेशली ये बात करते हैं जो साउथ वेस्ट एशिया, आप मैप में भी देख सकते हैं कौन सा एरिया हो गया, ये सीरिया, इराक, ईरान, इधर, राइट, ठीक है, इज़राइल, ये सारा एरिया कौन सा? साउथ वेस्ट का एशिया, साउथ वेस्ट एशिया का एरिया हो गया, ठीक है। इसमें फर्टाइल क्रिसेंट करके एरिया की बात करते हैं। फर्टाइल क्रिसेंट क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि साउथ वेस्ट में ज़्यादातर हर जगह ड्राइनेस वगैरह फैल गई थी, ठीक है, एरिडिटी मतलब कोई पानी सूखा सा जैसे हम बोलते हैं, तो वो हो गया था। कुछ एक ये पर्टिकुलर एरिया था, ये मार्क किया हुआ है ना, राइट, ये आप मैप में देख सकते हैं, रेड कलर की जो लाइन है, ठीक है। तो ये फर्टाइल क्रिसेंट वाला एरिया था, यहाँ पे जो है पानी वगैरह था, ठीक है। क्योंकि अब आगे कोई भी आप सिविलाइजेशंस देख लीजिए, राइट, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, आप अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, कोई भी सिविलाइजेशन की बात करेंगे, तो वो पानी के पास हुई है, राइट, हम रिवर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वो बोलते हैं कि यहाँ पे पानी था, कुछ नेचुरली जैसे ग्रासेस वगैरह ग्रो किए हुए थे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है कि आसपास तो देखिए सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए अभी आप नेक्स्ट पिक्चर में, मैंने तभी ये थोड़े पिक्चर्स लगाई हैं, आपको थोड़ा विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। अब ऑयसिस थ्योरी, पहले तो ऑयसिस का मतलब समझिए। ऑयसिस क्या है कि डेजर्ट है, ठीक है, ये जैसे पिक्चर में भी दिया हुआ है, डेजर्ट है। डेजर्ट में कुछ ऐसा पैच होता है लैंड का जिधर पानी आपको मिलता है, ठीक है। नेचुरली जो है कुछ ग्रासेस वगैरह ग्रो हुए होते हैं, कुछ ट्रीज़ वगैरह जैसे लगे हुए हैं, तो ये पार्ट को हम ऑयसिस बोलते हैं। बाकी सारा आसपास आप देखेंगे डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, ठीक है। तो गॉर्डन चिल्डे बोलते हैं कि ऐसे ही साउथ वेस्ट एशिया में हमें फर्टाइल क्रिसेंट का एरिया मिला, ठीक है, जिधर आसपास जो लोग रहते थे उनके पास तो पूरा सूखा था, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। तो वो अपना जो है उनको अपने सब्सिस्टेंस के लिए खाना वगैरह उनको नहीं मिल रहा था, तो वो क्या किए, उन्होंने मूवमेंट की इस एरिया में,
ठीक है, ओएसिस वाले एरिया में उन्होंने मूवमेंट की। उसके बाद यहाँ पे आके जब है वो कल्टीवेशन स्टार्ट करने लगे, ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ा उन्होंने लाइफ स्टॉक रखा अपना, जो उनके पास एनिमल्स वगैरह थे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम तक वो डोमेस्टिकेशन करना जान गए थे। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने अपना लाइफ स्टॉक एनिमल्स यहाँ रखे, थोड़ा क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने लगे। ऐसा ओएसिस वाले एरिया में जो है सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, अब खाने की रिक्वायरमेंट्स भी होने लग गई, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे स्प्रेड आउट होने लगी, ठीक है, बढ़ने लगी पॉपुलेशन। तो उससे वो स्प्रेड आउट हुए जो मार्जिनल एरियाज़ थे, ये डेजर्ट में आप देख रहे हैं मार्जिनल एरियाज़, ठीक है, जिधर कुछ भी वैसे प्रोडक्टिविटी नहीं थी, तो वो इधर भी जाने लगे, राइट, ठीक है, यहाँ से निकल के वो इधर भी आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो यहाँ से निकल के अलग अलग एरियाज़ में वो जाने लगे, और फिर धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर स्प्रेड हुआ। तो ये जो थ्योरी दी, ये दी गॉर्डन, मतलब दी पॉपुलराइज गॉर्डन चिल्डे ने की है थ्योरी, ये पहले ही आ गई थी, राइट। तो गॉर्डन चिल्डे इसमें क्लाइमेट को मेन फैक्टर मानते हैं कि ऐसे क्लाइमेट जो है एकदम से चेंज हुआ, ठीक है, और वो आप देखेंगे अभी वो क्या कह रहे हैं, सडन चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ऐसा वो मतलब कॉन्टिन्यूशन की बात नहीं करे, ग्रेजुअली स्लोली बात नहीं करे, वो कह रहे हैं प्लिस्टोसीन जो एज है उसके बाद सडन चेंजेस हुए क्लाइमेटिक, जिसके कारण जो है साउथ वेस्ट एशिया में पूरा ड्राई हो गया था, डेसिकेशन हो गया था, और सिर्फ ये ओएसिस वाला एरिया था, इस एरिया से जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट थ्योरी का मेन जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट अब इस थ्योरी को चैलेंज किया गया, ठीक है, डिफरेंट स्कॉलर्स हैं वो इसको चैलेंज करते हैं। पहली बात तो वो ये बोलते हैं, एक स्कॉलर हैं रॉबर्ट ब्रेडवुड, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ इस थ्योरी पे लिखने को आ जाता है, ठीक है, अभी जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन देखा उसमें तो आप सारे मॉडल्स डिस्क्राइब करेंगे, अभी हम जो आगे 2 मॉडल्स और देखेंगे, ठीक है, तो बट अगर आपको सिर्फ जो है इस पर भी आ जाता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि आप ओएसिस थ्योरी बताइए, ठीक है, क्या है, तो आप कम्प्लीटली इसमें ये सारा मेंशन करेंगे, उसके बाद ये चैलेंज किया गया इसको, वो भी आप बताएंगे। तो रॉबर्ट ब्रेडवुड हैं, वो चैलेंज करते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि सडनली ऐसा क्लाइमेट वगैरह चेंज हुआ, ऐसा नहीं था, जो फूड प्रोडक्शन की स्टेज आई है वो ग्रेजुअली आई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ वहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया में ओएसिस में बनने लगा, अलग अलग न्यूक्लियर जोन्स थे, अलग अलग एरियाज थे जिधर नेचुरली प्लांट्स वगैरह ग्रो करे हुए थे, ठीक है, एनिमल्स ह्यूमंस रखने लग गए थे, तो बहुत मतलब अच्छी अमाउंट में प्लांट स्पीशीज़ भी थी, एनिमल स्पीशीज़ भी थी, तो वहाँ से ह्यूमन कल्चर जो है इमर्ज होने लगा, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, डोमेस्टिकेशन करने के लिए, और ये ग्रेजुअली हुआ है, ये सडन सिर्फ एक क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ख़राब नहीं आ गई थी, और हमें एविडेंस भी नहीं मिलता, मतलब ठीक है, हाँ ये हुआ कि साउथ वेस्ट एशिया में ड्राइनेस वगैरह आई है, ठीक है, डेसिकेशन हुआ है, डेजर्ट टाइप चीज़ें हुई हैं, बट अगर हम देखें कि इमीडिएटली आफ्टर प्लिस्टोसिन एज ऐसा हो गया, वो नहीं था, और सभी जगह ऐसा नहीं था कि साउथ वेस्ट एशिया सब में ऐसा हो गया, ठीक है, पूरे साउथ वेस्ट एशिया में। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसके थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जो इसको थोड़ा गलत सा मतलब बोल रहे हैं, राइट। तो ये बोलते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं वो ह्यूमन नेचर, ठीक है, और इन्वायरमेंट दोनों में मिलके हुए हैं, नॉट जस्ट क्लाइमेट। तो ये हमारी ओएसिस थ्योरी हुई, राइट। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे डेमोग्राफिक मॉडल पे, जिस पे पॉपुलेशन वुड बी मेन फैक्टर, इन्वायरमेंट उधर भी आएगा, बट जैसे हमने यहाँ पे क्लाइमेट पे स्ट्रेस दिया कि क्लाइमेट के कारण ही सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, उधर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे वैसे ही, ठीक है। तो चलिए आगे हम अपना डेमोग्राफिक मॉडल देखते हैं। ये दिया किसने था, ल्यूइस बिनफोर्ड ने, आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है, ल्यूइस बिनफोर्ड ने ये दिया कि जो पॉपुलेशन है उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है रादर देन इन्वायरमेंट प्रेशर, ठीक है। तो उन्होंने बोला, जैसे हमने देखा क्लाइमेट की बात ये भी कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जो प्लिस्टोसीन के बाद टाइम आया, होलोसीन का पीरियड आया, ठीक है, उसमें इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, ठीक है,
टेम्परेचर राइज हुए हैं, ओशियंस जो थे, ओशियन में पानी का लेवल राइज हुआ है, राइट। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं कि जो ओशियंस में अब क्या होता है कि पानी का लेवल राइज होता है, ठीक है, ओशियन लेवल राइज होता है। उसके बाद जो कोस्टल कम्युनिटीज़ होती हैं ओशियन के आसपास की, ठीक है, वो फिशिंग पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, ठीक है। फिर जब फिशिंग वगैरह उनका वैसे सब चीज़ें वहाँ पे सेटल हुए, ठीक है, फिर उनकी भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी, राइट। एक टाइम पे वो तो होगा, ठीक है, सब इकट्ठे रह रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो एक टाइम के बाद क्या हुआ, लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन होने लगी। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे, जैसे फ़िशिंग वगैरह से फ़िश जितनी मिलती थी, और जो लोग थे, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी हो पा रही थी उतनी, जो फ़िशिंग वगैरह से उनकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही थी। डेमोग्राफिक प्रेशर आ गया था, पॉपुलेशन के कारण प्रेशर आ गया था, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन अलग अलग एरियाज़ में मूव हुई, ठीक है, और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट करने लगे धीरे धीरे। तो ये डेमोग्राफिक मॉडल आता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक बात आती है, अगर हम सोचें, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि हाँ ओशियन लेवल, ठीक है, राइज हो रहे थे फिशिंग कम्युनिटी, तो ये भी एक ना बड़ा ऑप्टिमल सा इन्वायरमेंट है, राइट। मतलब ऐसा ही हो रहा होगा, बड़ा एक, मतलब हम कह दें पर्टिकुलर सी इन्वायरमेंट की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत लिमिटेड था, ऐसा अब हर जगह थोड़ी है कि ओशियन बने हुए हैं, ठीक है, पानी राइज हो रहा है, फिशिंग तो सब जगह। अब एग्रीकल्चर तो आपने देखा है वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, टाइम पीरियड्स डिफरेंट थे, थोड़ा आगे पीछे चीज़ें हुई हैं, बट अलग अलग एरियाज़ में हुआ है, राइट। तो हम ऐसे पर्टिकुलर एक एरिया की बात नहीं कर सकते। ये आप देखेंगे, ये क्लाइमेट स्ट्रेस मॉडल में भी एक ड्रॉबैक था कि वो सिर्फ साउथ वेस्ट एशिया के एक फर्टाइल क्रिसेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ये ड्रॉबैक रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेविड हैरिस को, ठीक है। डेविड हैरिस भी जो है पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। इन्होंने भी ये बोला कि हाँ इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था पॉपुलेशन और जो अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल जो रिसोर्सेज थे उनसे पॉपुलेशन की नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम एग्रीकल्चर की तरफ मूव ऑन किए, राइट, ठीक है। बट इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि जो है ह्यूमंस जो थे, राइट, ठीक है, तो वो ट्रांजिशनल जोन्स में सेटल हुए थे। ये ट्रांजिशनल जोन्स अब अलग अलग थे, राइट। वर्ल्ड में ट्रांजिशनल जोन उन्होंने बेसिकली किस एरिया को बोला, जिधर उनको प्लांट्स की एनिमल स्पीशीज़ की वैरायटीज़ मिल रही हैं, जैसे हमने ऊपर न्यूक्लियर जोन की बात की थी, राइट। तो ये भी वैसा था, इन्होंने बोला कि अलग अलग एरियाज़ में वर्ल्ड में ट्रांजिशन जोन्स थे, जिधर एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, ठीक है, वहाँ पे लोग सेटल होने लगे। हंटर गैदरर्स जो थे वो ऐसी जगहों पे मूव होने लगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके उनको जो है एक सिडेंटिज्म के लिए इंकरेजमेंट मिली, ठीक है। फिर सिडेंटिज्म के लिए इंकरेजमेंट मिलती है उन्हें, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट की भी हमने देखा था कि जो हंटर गैदरर्स होते हैं या पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के कारण भी वल्नरेबल हो जाते हैं, राइट, ठीक है। क्योंकि एकदम एक्सट्रीम कहीं ड्राउट आ गया, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, तो उनके लाइवलीहुड का कैसे होगा, मतलब, ठीक है, लाइफ स्टॉक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होंगी। तो इसलिए उनको हुआ कि हम, ठीक है, एक जगह पे जो है जिधर हमें इन्वायरमेंट सुटेबल मिल रही है वहाँ पे हम सेटल हो जाएं, ठीक है। अब वहाँ पे सेटल होने की बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन स्ट्रेस तो आना ही है, तो पॉपुलेशन की बात डेविड हैरिस ने भी की, और बट इसके साथ साथ उन्होंने इन्वायरमेंटल चेंजेस भी देखा, और उन्होंने कहा कि ऐसे फिर लोग जो जब एक जगह सेटल होने लगे, पॉपुलेशन स्ट्रेस होने लग गया, ठीक है, तो फिर वो अलग अलग जोन्स में, ट्रांजिशनल जोन्स में थे वर्ल्ड के, जिधर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ अच्छी खासी होती थी, वहाँ पे ये जो है सेटल होने लगे और एग्रीकल्चर स्टार्ट होने लगा। ये डेविड हैरिस का कहना था, ठीक है। बट अब इसके भी जैसे ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, कि वही आता है कि सारी जगह तो नहीं ऐसा हुआ होगा वर्ल्ड में, राइट, ठीक है, क्योंकि साइमल्टेनियस नहीं था, कहीं फार्मिंग जल्दी हो रही है, कहीं बाद में हो रही है, ठीक है।
तो हमने ये देखा कि सिर्फ इसमें ये कह सकते हैं इन मॉडल्स में कि जैसे हमने पॉपुलेशन प्रेशर की बात की कि हाँ दो इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत मैटर कर रहा है, बट मेन इशू पॉपुलेशन का ही हुआ। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी तब इंसान एग्रीकल्चर करने लगा। बट हम हर जगह ये नहीं बात कर सकते, क्योंकि हर जगह जो है पॉपुलेशन एक टाइम पे नहीं बढ़ रही थी, कहीं जल्दी कहीं लेट, ठीक है। ये यूनिफॉर्म प्रोसेस तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर आप देखेंगे बहुत जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा है, ठीक है। बहुत हमें टाइम लग गया इन चीज़ों में, बहुत जनरेशन्स हमारी निकल गई। तो हम ऐसा एग्जैक्टली हम जो है नहीं बोल सकते। सिर्फ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है इस कारण हुआ, बी जगह पे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। कहीं जगह पे ऐसा हो सकता है कि हाँ हमने जैसे साउथ वेस्ट एशिया का देखा, मे बी वो हो कहीं पे पॉपुलेशन, तो हम ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, राइट, कि हाँ सिर्फ एक ही फैक्टर वर्क किया होगा, ठीक है, मेनली। तो वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों मॉडल्स का ऐसा था कि एक जो है पॉपुलेशन प्रेशर को कहीं ना कहीं मेन फोकस देता है, और क्लाइमेट वाला क्लाइमेट को देता है। तो इनकी लिमिटेशंस थी। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है वो आता है सिस्टम्स मॉडल का। सिस्टम मॉडल्स जो है वो इन दोनों मॉडल्स के मतलब अलग से, ठीक है, वो एक तो ग्रेजुअल अप्रोच फॉलो कर रहा है कि हाँ ये कॉन्टीन्यूस था, ठीक है। इंसान जो हंटर गैदरर था वहाँ पे उसने नॉलेज गेन की, फिर वो नॉलेज गेन करके थोड़ा डोमेस्टिकेशन उसने प्लांट्स एनिमल्स की स्टार्ट की, और फिर वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरह बढ़ने लगा। तो आपको एक कॉन्टीन्यूटी दिखेगी इसमें, ठीक है। पहले वाले क्या था, क्लाइमेट में आप देखेंगे कंट्रास्ट आपको दिखेगा कि हाँ एकदम से क्लाइमेट ऐसा चेंज हो गया, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, ठीक है, वो एक कंट्रास्ट था। बट सिस्टम मॉडल कॉन्टीन्यूटी की बात करता है कि आपको एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन आपको कॉन्टीन्यूस देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती दिखेगी, और ये ग्रेजुअली हुई है, स्लोली हुई है, राइट, धीरे धीरे हुआ है ये, ठीक है। फिर उसके बाद उसने इन्वायरमेंट को भी बीच में लेके आया, डेमोग्राफिक भी देखा, कल्चरल वेरिएबल्स भी देखे। तो अलग अलग चीज़ों को एनालाइज किया गया सिस्टम मॉडल में, और फिर एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने की बात हुई है, राइट। तो उसके बाद फिर उन्होंने इस मॉडल में 3 एजम्पशंस जो है, मतलब हम पहले देखते हैं, 3 एजम्पशंस को माना है, ठीक है। 3 चीज़ें एज्यूम की हैं, क्या क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने पॉपुलेशन, देखिए अब सब कुछ वो बात करेगा। सबसे पहले उसने बात की पॉपुलेशन की, ठीक है। तो पॉपुलेशन की बात की, पॉपुलेशन क्या बोले कि जो है ये है, जैसे हमने ऊपर भी देखा कि हंटिंग गैदरिंग वगैरह की एज थी, धीरे धीरे पेस्टोरल नोमैडिज्म आया। तो एग्रीकल्चर की ट्रांजिशन जब हुई उससे पहले जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई थी, ठीक है, वो होने लग गई थी। उसके बाद सेकंड उन्होंने बोला कि जो ये ट्रांजिशन हुआ है ये मेनली मार्जिनल एरियाज़ पे हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ऊपर वाले एरियाज़ देखेंगे, ऊपर वाले मॉडल्स जो हमने पहले बात की, उसमें क्या था कि हाँ एक न्यूक्लियर जोन जिधर बहुत सारा था उधर से वो हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मार्जिनल एरियाज़ में ट्रांजिशन मेनली हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने थर्ड एजम्पशन की है कि ये बहुत सारी प्लेसेस पे हुआ है, ठीक है। जैसे वो तो लिमिट उनकी कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे थे वो कि हाँ यहाँ पे ही हुआ होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हुई यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्लाइमेट का फर्टाइल क्रिसेंट में हुआ वहाँ पे हो गया। तो इन्होंने बोला अलग अलग प्लेसेस पे हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अब जैसे हंटर गैदरर्स थे, उनका क्या था, वो हंटिंग गैदरिंग करने जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत जो है उन्होंने क्या करा, अब जैसे वाइल्ड में ग्रासेस ग्रो कर रहे हैं, राइट, ठीक है। उनको वाइल्ड में सीड्स मिलते थे, कोई प्लांट प्रोड्यूस लेते थे, प्लांट प्रोड्यूस गैदर करते थे, वहाँ पे उनको सीड मिलते थे। फिर वो दूसरी जगह जा रहे हैं, वो वहाँ पे सीड को डिस्पर्स कर देते थे, ठीक है, सीड वहाँ पे डाल देते थे। तो ऐसे कर करके जो है वो एक जगह से मूव करते थे दूसरी जगह, अपने साथ अलग अलग प्लांट्स के सीड्स भी लेके जाते थे। तो ह्यूमन, देखिए यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर भी मैटर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ह्यूमन जो है उसने फिर ऐसा किया, फिर धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगे चीज़ें, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट होती है। तो ये 3 चीज़ें वो पहले तो इस मॉडल में अज्यूम की गई हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। उसके बाद अब पहले हमने ये भी देखना है कि इसको दिया किसने था, ठीक है। ये थ्योरी किसने यूज़ की थी, ये की थी केंट फ्लैनरे ने, ठीक है। केंट फ्लैनरे ने ये सिस्टम्स थ्योरी यूज़ की, और उनका जो मेन एरिया उन्होंने एनालिसिस किया वो मैक्सिको का एरिया किया था,
ठीक है। वहाँ पे उन्होंने प्लांट डोमेस्टिकेशन का पैटर्न देखा कि कैसे कैसे था, उन्हें एनालाइज किया, और उसके बेसिस पे जो है वो एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ उसकी बात करते हैं। अब पहले तो एक बात थी, देखिए वो कहते थे कि सीजनल मूवमेंट्स होती थी, ठीक है। पेस्टोरल नोमैड्स की हमने देखी, कई बार वो क्या करते थे, गर्मी में एक जगह फिर सर्दी में एक जगह, राइट। तो वो कहते थे कि हंटर गैदरर्स को इस तरह से अलग अलग जो है फ्लोरा और फोना जो है एक्सप्लोर करने को मिला, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स उनको एक्सप्लोर करने को मिले, ठीक है। कि उनकी जो है सीजनल मूवमेंट होती थी, यहाँ पे जा रहे हैं गर्मी में, यहाँ पे अलग से कोई एनिमल्स प्लांट्स मिल रहे हैं, दूसरी जगह अलग से कुछ और मिल रहे हैं, तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो है मतलब सीज़न पे नहीं, वो पूरा टाइम अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। फिर वो खुद भी एक्सपेरिमेंटेशन करते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरली भी हाइब्रिडाइजेशन होती थी, फिर ह्यूमंस भी एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। देखिए इंसान कितना समझदार हो गया था, इंसान जो मतलब आप देखेंगे पहले उसने हंटिंग गैदरिंग एज में नए नए टूल्स बनाने सीखे थे, राइट, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करता हूँ, हाँ वो पेस्टोरल नोमैड भी बना, ठीक है। तो बहुत समझदार था ह्यूमन, तो उसने क्या है हाइब्रिडाइजेशन करनी सीखी, ठीक है। कैसे एक मतलब क्रॉप को दूसरे क्रॉप से वो कुछ कर सकते थे, या फिजिकल मेथड से उसको जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर सकते थे, और नेचुरली भी होती थी हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता था कि इससे क्या सीखा ह्यूमन ने कि कुछ क्रॉप्स जो सीजनली अवेलेबल थी वो हाइब्रिडाइजेशन से जो है ऑलमोस्ट पूरा ईयर भी अवेलेबल होने लग गई हैं, ठीक है। और वहाँ भी अवेलेबल होने लग गई हैं जिधर वो जेनेटिकली अवेलेबल नहीं होती थी, ठीक है। नेचुरली वहाँ पे नहीं थी, ठीक है, बट वो इतना जेनेटिकली चेंज हो गई नेचुरली भी, या ह्यूमंस के एफर्ट्स लगे, तो क्या हुआ उससे जो है हमें साल भर कुछ क्रॉप्स मिलने लग गई, ठीक है, और सब जगह अवेलेबल होने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेज़ की इसमें जो है एक एग्ज़ाम्पल बनती है, तो मेज़ का भी ऐसे ही हुआ था। तो ऐसे करके, ठीक है, इसमें देखिए आप ह्यूमन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, क्लाइमेट का भी आ रहा है कि कैसे पहले सीजन्स पे था, फिर ठीक है पूरा ईयर अराउंड कुछ क्रॉप्स हमें मिलने लगी। तो ऐसे क्या हुआ, जो हंटर गैदरर्स थे उनका लाइफस्टाइल चेंज होने लगा, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है बिगिन हो गया। सेटल्ड कम्युनिटीज़ जो हैं उनका जो है कल्चर स्टार्ट होने लगा था, राइट, ठीक है। तो एक एम कोहेन करके स्कॉलर हुए हैं, राइट, वो भी बोलते हैं कि जो ह्यूमन रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है इन्वायरमेंटल चेंज से, ठीक है। एग्रीकल्चर की अगर हम बिगनिंग की बात करते हैं तो ह्यूमन रिस्पॉन्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, ठीक है। तो वो फिर ये भी बोलते हैं, देखिए अब क्या है पॉपुलेशन की भी बात आती है, वो ये भी बोलते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, राइट, लेबर की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरे होने लगी थी पॉपुलेशन स्टार्ट होने से। उसी से जो है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, एक प्रॉपर फार्मिंग जो होती है वो स्टार्ट होने लगी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन स्टार्ट हो रही है, रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हो रही हैं उनकी पॉपुलेशन की, खाने को भी ज़्यादा चाहिए, तो वो भी मोटिवेट कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए। दूसरी बात लेबर के लिए भी लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये बोलते हैं कि मतलब वही डिफरेंट फैक्टर्स काम करते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ह्यूमन ने ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन करना स्टार्ट किया, जैसे हमने वीट की भी बात की, आगे वीट का भी हम डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स में डिटेल में देखेंगे। तो ह्यूमन ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना सीखा, फूड प्रोड्यूस करना सीखा, बट अगर बहुत अच्छे लेवल पे हम देखें ये जो स्प्रेड हुआ है वहाँ पे पॉपुलेशन मैटर करती है, ठीक है। नॉलेज हो गई थी, प्रैक्टिस करने लग गया था, बट वाइड स्प्रेड स्केल पे, ठीक है। जब पॉपुलेशन लिमिट से ज़्यादा हो गई तब जो है ये प्रैक्टिस होने लगा, रेगुलरली प्रैक्टिस होने लगा, ठीक है। तो इससे यही है कि अगर अब हम सारी ये थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया था कि 10,000 ईयर्स अगो या 12,000 ईयर्स अगो इस टाइम पीरियड में जो है सेडेंट्री एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई थी,
और बाकी हम सिर्फ एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते, हमें डिफरेंट फैक्टर्स, हमें पॉपुलेशन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, हमें ह्यूमन रिस्पॉन्स भी जो है कंसीडर करना पड़ेगा कि ह्यूमन ने कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद हमें इन्वायरमेंट भी कंसीडर करनी पड़ेगी, नेचर की फोर्सेस भी कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो सब मिला के ही हम एग्रीकल्चर का जो है ओरिजिनेशन देखते हैं, राइट। ठीक है, एग्रीकल्चर का बिगनिंग देखते हैं। तो ऐसे ही हमने डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस किए। आपको वहाँ पे क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में या आपकी असाइनमेंट में एक किसी मॉडल पे भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ये आराम से, मैंने अच्छा यहाँ पे आपको सारा फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी समझाया है, राइट। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप नोट मेकिंग कर लीजिए, ठीक है। आप ये कंटेंट वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी जैसे हमने ऊपर देखा था कि ट्रांजिशन कैसे होता है हंटिंग गैदरिंग में, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर में। तो आप बता सकते हैं कि ऐसे हमारे स्कॉलर्स ने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं, ये आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं और तीनों को आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। उसमें आप बता सकते हैं एक एक्सप्लेन करके कि हाँ इसका ये लिमिटेशन रहा, इसको चैलेंज किया, फिर ये दूसरा मॉडल आया। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स पे रहेगा, एनिमल्स पे। एनिमल्स की बात आती है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की, वो हमने पेस्टोरल नोमैडिज्म में आप देखेंगे ना, पेस्टोरल नोमैडिक का जो फर्स्ट पार्ट है तो उसमें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने कवर कर लिया है। तो आपको दोबारा वो करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। और फिर जो है एग्रीकल्चरल साइट्स कौन सी अर्ली बनी वर्ल्ड में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बट आज का लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन बी सेफ, पढ़िए। एंड अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो हैं गेन कर सके, राइट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइम पे, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, आपकी कोई फॉर्मल कोचिंग वगैरह भी नहीं चल रही, राइट। तो अगर इग्नू के एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपको कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो ये यूज़फुल रहेगा। तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में भी, ठीक है। शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है, राइट। तो इसके बिना आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और भी एडिशनल मैं पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ, ठीक है। क्विज़ेस वगैरह भी कंडक्ट होते हैं, तो वो भी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।